हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं, सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 5 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज जितने भी दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। पहला समाचार है, केरला गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड सेंटर टू डिक्लेयर डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड्स इन वायनाड अ नेशनल डिजास्टर। केरला की जो सरकार है उन्होंने केंद्र सरकार से ये बोला है कि वायनाड में जो जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था, जो प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें लगभग 200 के करीब लोगों की जो है मौत हो चुकी है, ये जो डिजास्टर है इसको आप नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दीजिए। ऐसी डिमांड केरला की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कही है। Declaring the event a national disaster will allow union government to channel more resources for rehabilitation and climate change mitigation activities, including relocation of communities in disaster prone zones. तो अब सवाल उठता है कि ये जो डिजास्टर है जो वायनाड में हुआ, इसे अगर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो इससे होगा क्या? इसका जवाब है कि अगर किसी भी भारत में के किसी भी हिस्से में कोई अगर प्राकृतिक आपदा आती है और उसको अगर वो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करता है तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ज्यादा मात्रा में जो है पैसा और रिसोर्सेस उस पर्टिकुलर स्टेट की या यूनियन टेरिटरी जो भी वो इलाका है उसकी गवर्नमेंट को वो अलॉट कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले तो वो जो पूरी की पूरी बाधा है, जो पूरी की पूरी आपकी आपदा आई है, उसमें लोगों की मदद की जा सके, जो इमीडिएट मदद करनी है एक तो वो की जा सके। दूसरा, जब वो काम हो जाए तो फिर लोगों को बसाना भी है, फिर से आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है, रिहैबिलिटेशन करना है, उस सारे काम के लिए भी सेंटर की तरफ से फिर अच्छा खासा पैसा आता है। और आगे फिर इस तरीके की एक्टिविटी ना हो सके उसके लिए जो क्लाइमेट डिजास्टर की मिटिगेशन की एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए भी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा प्रोवाइड कराती है। तो अगर एक डिजास्टर कहीं पर भी होता है, अगर उसको केंद्र सरकार नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दे, और ये करना केंद्र सरकार के ही हाथ में है, उनको आप मतलब मजबूर नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर बड़े लेवल पर आपदा आई है तो फिर वो नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं, फिर बड़ी मात्रा में फंड्स चैनलाइज किए जाते हैं एनडीआरएफ के और बाकी भी जो आपके रिसोर्सेज हैं केंद्र सरकार के वो लगते हैं। पूरा रिहैबिलिटेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मिटिगेशन एक्टिविटी, रिलोकेशन, सब कुछ जो है फिर डिजास्टर प्रोन इलाके में करवाया जाता है। अब क्योंकि केरल में ये जो पूरा अभी हादसा हुआ है, ये जो जबरदस्त लैंडस्लाइड आया है, लगभग 221 के करीब तो इसमें लोग मारे गए हैं और 200 के आसपास जो लोग हैं मिसिंग है। इसमें भी एक आशंका जताई जा रही है कि काफी सारे लोग जो हैं ये 200 मिसिंग्स में, ये लैंडस्लाइड जब आया था तो जमीन के काफी नीचे दब गए हैं और बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें से जो लोग हैं उनको जिंदा रिकवर किया जा सकेगा। तो मे बी अभी डेथ टोल और ज्यादा बढ़ना है, अभी जो शायद नंबर है और ज्यादा बढ़े। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी डेथ्स वगैरह हुई हैं और लगभग 9,000 के करीब लोग जो है उस इलाके से डिस्प्लेस करवा दिए गए हैं और इनको फिर अब दूसरी जगह कैंप्स में रखा गया है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, जितना भी आपका रिलीफ का काम हो जाएगा, तब इन 9,000 लोगों को फिर से रिहैबिलिटेट करना है, इनको फिर से बसाना पड़ेगा। इन सारी चीजों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगेगा और ये वाजिब डिमांड है। जो नेशनल डिजास्टर अगर कहीं पर आया है तो इसको फिर आप, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको, अगर वो लोग इसको अगर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं तो बेहतर रहेगा। अब यहां से क्वेश्चन उठता है और बड़ा वाजिब सवाल उठता है कि आखिर आप किस तरीके के डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर बोल सकते हो? तो इसका जवाब है कि जो भी प्राकृतिक आपदा आई है, कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा कहीं पर आती है और वो बहुत मैसिव स्केल में आती है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जान और माल की हानि होती है, बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर डैमेज होता है और क्लियर समझ में आता है कि भाई जो भी स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर ये हादसा हुआ है उनके बस की बात नहीं है इसको हैंडल करना, तब इस तरीके के डिजास्टर को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, अगर किसी मैन मेड एक्टिविटी के चलते कोई घटना हो गई तो फिर वहां पर इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं या नहीं? जवाब है, अगर कोई मैन मेड एक्टिविटी के चलते भी होता है तो भी नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे लेट से कहीं पे कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मगर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वहां
वहां पे कोई इस तरीके का हादसा हो जाए, रेडिएशन फैल जाए, कुछ हो जाए, बड़ी मात्रा में लोग उसकी चपेट में आ जाए। या फिर 1984 में जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में लोग उसमें मारे गए थे। तो अगर कोई मैन मेड एक्टिविटी है और उसके चलते भी बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे जान माल की नुकसानी होती है, तो फिर उसको भी जो है नेशनल डिजास्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ऐसे डिजास्टर्स हैं जिनको नेशनल डिजास्टर माना जाएगा और कौन से ऐसे डिजास्टर्स हैं जिनको नेशनल डिजास्टर नहीं माना जाएगा। तो इसका जवाब केंद्र सरकार के विवेक पर है। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ सेंटर जो है या केंद्र सरकार है वो ही ये डिसाइड कर सकती है कि कोई डिजास्टर कहीं पर जो आया है वो नेशनल डिजास्टर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है, बाकी वो केंद्र के ऊपर है कि वो उसको नेशनल डिजास्टर मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो सेंट्रल को अब यहां से इसको अपने को याद रखना है, नेशनल डिजास्टर, किसी भी डिजास्टर को कौन डिक्लेयर कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अगर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होता है तो उससे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ज्यादा फंड देती है, ना सिर्फ आपका इमीडिएट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके बाद में फिर जो भी पूरा आपकी एक्टिविटीज होनी है और उस इलाके में फिर से इस तरीके का डिजास्टर ना आ सके, उसके लिए जो क्लाइमेट डिजास्टर मिटिगेशन एक्टिविटीज होनी है, उसके लिए फिर केंद्र सरकार दिल खोलकर जो है आपको पैसा देता है। मगर कौन सी एक्टिविटी, कौन से डिजास्टर्स को नेशनल डिजास्टर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये डिसाइड करने का पावर सिर्फ आपकी केंद्र सरकार के ही पास है और किसी के पास में पावर नहीं होता। और लास्टली सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचुरली अगर कोई डिजास्टर अकर कर रहा है तो उसी को जो है आप नेशनल डिजास्टर मानोगे। मैन मेड एक्टिविटीज के चलते भी अगर कुछ होता है तो उसको भी नेशनल डिजास्टर की कैटेगरी में रखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की जान माल का नुकसान उतने मैसिव स्केल पर उसके चलते हो जाए। तो ये जो है कुछ बातें हैं अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगली न्यूज में हमको कुछ ट्राइब्स के बारे में बात करनी है और उन ट्राइब्स के द्वारा बोली जाने वाली एक लैंग्वेज के बारे में बात करना है। लैंग्वेज का नाम है देबिया लैंग्वेज। देबिया लैंग्वेज इज द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ ट्राइब्स लिविंग ऑन द आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर। मतलब ये कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो बॉर्डर है, बॉर्डर के दोनों तरफ के इलाकों में जो विसिनिटी में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, उनकी अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी बीच में जो बोली जाने वाली कॉमन लैंग्वेज है जिसकी मदद से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसका नाम है देबिया लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, देबिया लैंग्वेज कहां बोली जाती है? देबिया लैंग्वेज आंध्र उड़ीसा की बॉर्डर पर रहने वाली जो प्रोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बीच में बोली जाने वाली भाषा है। लिंग्वा फ्रैंका है, उनके बीच में कॉमन कम्युनिकेशन का लिंक है देबिया लैंग्वेज। एंड प्रोमिनेंटली कौन कौन सी ट्राइब्स इनको बोलती हैं? पोरजा ट्राइब जो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है वो इसको बोलते हैं। गोड करके एक ट्राइब होती है, बगाथा ट्राइब है, कोंद ट्राइब है। ये कुछ ट्राइब्स हैं जो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलती हैं। इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। तो यहां से दो तीन सवाल बनते हैं। सबसे पहला तो ये देबिया लैंग्वेज कहां बोली जाती है, कितने स्टेट्स में बोली जाती है? एक तो क्वेश्चन यही आ सकता है। तो 2 स्टेट्स में बोली जा रही है, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। दूसरा, ये देबिया लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? जवाब हो जाएगा ट्राइबल लैंग्वेज है। तीसरा, देबिया लैंग्वेज कौन कौन सी ट्राइब्स बोलती हैं? तो इन सारी ट्राइब्स का नाम पोरजा, गोड़, बगाथा और कोंद, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। लास्टली आपसे शायद ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आपके जो ट्राइब्स हैं आपको कहां देखने को मिलती हैं? पोरजा, गोड, बगाथा, क्नोद, ये ट्राइब्स कहां मिलती हैं? जवाब हो जाएगा आंध्र और उड़ीसा, दोनों में ये ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि एकदम बॉर्डर पे जो है ये सारी की सारी ट्राइब्स रहती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां से बनकर तैयार होते हैं। बड़े सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, आर्ट्स एंड कल्चर में पूछे जा सकते हैं, तो अपने को याद रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 6 अगस्त 2024 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अब मुझे पता है ये सेशन बहुत छोटा था, तो आप में से काफी लोगों को लगेगा कि सिर्फ इतनी न्यूज है। तो देखिए, बात यह है कि मैं द हिंदू खुद पढ़ता हूं, उसको पढ़ने के बाद में फिर मैं उसमें से नोट्स बनाता हूं और उसके बाद उन नोट्स की फिर स्लाइड बना के मैं आपको पढ़ाता हूं। 5 अगस्त का जो पेपर है पूरा पढ़ के 2-3 बार उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद में मुझे इन 2 खबरों के अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और दूसरी न्यूज काम की नहीं लगी, तो मैंने आपसे शेयर नहीं करी। मुझे पता है काफी लोगों ने ऐसे भी सेशन बनाए होंगे। 5 अगस्त का जो पेपर है, ये न्यूज पेपर है, उसके करंट अफेयर्स के सेशन 1.5 घंटे के बना दिए होंगे। बट क्योंकि मैं 8-10 सालों से लगभग यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि कौन से दिन जो है न्यूज़पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से खबरें काम की हैं, कौन से दिन के पेपर में नहीं है। तो आज की पेपर में इससे ज्यादा कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसे कवर नहीं किया। सो ये बात आपको इसलिए बताना जरूरी है, नहीं तो फिर काफी लोगों को ये लगेगा कि सिर्फ 2 ही खबरें कैसे हैं सेशन में, इसके अलावा क्या कुछ और इंपॉर्टेंट बातें नहीं आई थी। तो दिस इज व्हाट माय जस्टिफिकेशन इज कि 5 तारीख के पेपर में ज्यादा कंटेंट था नहीं।
प्लस मैंने थोड़ा सा लेट इस सेशन को बनाया है, तो मुझे पेपर पढ़कर उसमें काफी सारी ऐसी भी खबरें थी जिनको फॉलो थ्रू करने का मौका मिल गया। तो कई ऐसी खबरें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर रेलिवेंट नहीं रह गई, तो इसलिए फिर मैंने उनको कवर नहीं किया। एंड आज का सेशन जो है इसलिए शॉर्ट है, इसलिए प्रिसाइज है। तो ये आपको बताना जरूरी थी। एंड इसी नोट पे आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, जब 6 अगस्त का न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू। जय हिंद।